नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के चलते देश की जनता को संबोधित करते हुए पूरे भारतवर्ष में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। इसके बाद 21 दिन के लिए पूरे भारतवर्ष को लॉकडाउन कर दिया गया। वहीं कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया। वहीं लॉकडाउन में अन्य राज्यों में काम कर रहे मजदूरों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई, जिसमें सभी मजदूरों को पहले तो वह जहाँ है वहीं पर रहने के लिए कहा गया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अन्य प्रदेशों जैसे हरियाणा, पंजाब में फंसे सभी मजदूरों को अब उनके घर भेजने के लिए आदेश दिए हैं, जिसमें आज हरियाणा, पंजाब से लगभग 100 बसों के माध्यम से लगभग 2500 मजदूरों को सहारनपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास मेजर सेंटर में लाया गया, जहां सभी लोगों की स्कैनिंग की जा रही है और अलग अलग रूट की बसों से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठाकर उनके गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। साथ ही मेजर सेंटर द्वारा सभी लोगों को भोजन कराया जा रहा है और रास्ते के लिए भोजन पैक कर दिया जा रहा है, जिससे कि रास्ते में भूख लगने पर खाना खाया जा सके। वहीं हरियाणा, पंजाब की सभी बसों को वापस भेज दिया गया और अब सभी लोगों को उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों से उनके गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। देखिए, हरियाणा में हम लोग के उत्तर प्रदेश के श्रमिक जो वहाँ डिफरेंट शेल्टर होम में रखे गए थे, उन्होंने अपनी क्वारंटाइन की अवधि वहाँ पूरी किया है और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है कि हम लोग जो भी हरियाणा प्रांत में यहाँ के श्रमिक फंसे थे, उनको हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भेजेंगे और वहाँ पर घर जाने के पहले उनको वहाँ पर संबंधित जनपदों में 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसी क्रम में आज यहाँ पर एक ट्रांजिट सेंटर है जनपद सहारनपुर में। ये राधा स्वामी सत्संग व्यास का प्रांगण है। इसमें करीब 2200 श्रमिक हैं जो पूर्वांचल के जनपदों के हैं। 15 जनपद हैं, जिसमें मुख्य रूप से गोरखपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, लखनऊ आदि जनपद हैं। इन सभी जनपदों के जो भी हमारे श्रमिक हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं हरियाणा रोडवेज की बसों से और फिर हम लोग अपने जो उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें हैं, लगभग 90 बसें हैं। सभी बसों में हम लोग 25-25 लोगों को बैठाकर यहाँ से संबंधित जनपदों को भेज रहे हैं। आज सुबह से ही इनका आने का यहाँ पे क्रम प्रारंभ है और मुझे उम्मीद है कि दोपहर तक हमारे सभी जो है श्रमिक यहाँ पर आ जाएंगे और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं हम उनका मेडिकल परीक्षण करा रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था है और फिर उनको हम लोग बस में बैठाकर उनको सैनिटाइज़र, उनको मास्क वगैरह देकर उनके खाने पीने की व्यवस्था करा के उनको उनके संबंधित जिलों को हम लोग रवाना कर रहे हैं। साथ ही हम उनके जनपदों के जो भी जिलाधिकारी हैं उनको तुरंत ही जो उनकी सूची है श्रमिकों की, उस सूची को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वहाँ पर जाके उनको वो लोग जैसे ही पहुँचे तो उनको कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, ये सब व्यवस्था हम लोग वहाँ पर कराते हैं। जहां एक तरफ कोरोना को लेकर देश पूरी तरह गंभीर है और कुछ लोग इससे निपटने के लिए तरह तरह के आविष्कार करते नजर आ रहे हैं, वहीं घर पर रहकर कोरोना को लेकर तरह तरह के गाने भी बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा पसंद भी किए जा रहे हैं। वहीं एक सहारनपुर में एक परिवार ने खाली टाइम में कोरोना को सॉन्ग पर बीमारियों के नाम को लेकर एक कोरोना सॉन्ग पर परिवार नाचता दिखाई दिया। कोरोना वायरस ने अपनी मौजूदगी का एहसास दारुल उलूम देवबंद में भी करा दिया है। दारुल उलूम देवबंद में 9 छात्र कोरोना संक्रमण से पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 8 अफगानिस्तान में, एक छात्र रामपुर स्टेट का रहने वाला है। अब देवबंद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 71 हो गई है। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम को पता चला कि दारुल उलूम देवबंद के छात्रावास में कोरोना वायरस पहुँच चुका है, तो तुरंत ही आला अधिकारियों ने दारुल उलूम के छात्रावास में पहुँच कोरोना संक्रमण छात्रों की पहचान की, तो इनमें से 9 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। देवबंद के उप जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि दारुल उलूम में 9 छात्र पॉजिटिव पाए हैं। इनमें 8 छात्र अफगानिस्तान व एक छात्र रामपुर स्टेट भारत का रहने वाला है। रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 8 बच्चे हमारे अफगानिस्तान के जो यहाँ दारुल उलूम के हॉस्टल में थे और एक भारत का ही है, यही का लोकल स्टूडेंट है जो देवबंद के ही हॉस्टल में था। सर, क्या रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? जी, क्या पॉजिटिव आए हैं? हाँ, 9 लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट।
सहारनपुर की नकुड़ पुलिस ने सोशल मीडिया पर धार्मिक कट्टरवाद फैलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर कोतवाली नकुड़ प्रभारी सुशील कुमार सैनी की टीम ने जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ निवासी युवराज शर्मा उर्फ संत युवराज को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी विनीत भटनागर के अनुसार पकड़े गए युवराज ने 23 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर भड़काऊ ऑडियो वायरल की थी। इसी के चलते नकुड़ थाने में युवराज शर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद सर्विलांस की मदद से संत युवराज की गिरफ्तारी हुई है। युवराज शर्मा उर्फ संत युवराज नाम का व्यक्ति है, जो अपने आप को तथाकथित रूप से किसी धार्मिक संगठन का पदाधिकारी बताता है। इसको थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और इसको आज इसका जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। घटनाक्रम इस प्रकार का है कि ये 23 तारीख को दो व्यक्तियों की बातचीत वायरल हुई थी। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडियो वायरल किया गया था, जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों लोग वार्ता कर रहे हैं और ये व्यक्ति जो अपने आप को किसी धार्मिक संगठन का पदाधिकारी बता रहा है, युवराज शर्मा, इसके द्वारा इस आशय की बातें लगातार बार बार कही गई थी कि जानबूझकर किसी व्यक्ति विशेष को, धर्म विशेष के लोगों को, जाति विशेष के लोगों को जानबूझकर कोरोना की टेस्टिंग के लिए उनको फंसाया जा रहा है और उनके साथ में जो है भेदभाव किया जा रहा है। इस प्रकार की बातें पूरी तरह से भ्रामक थी और बहुत ही डैमेजिंग नेचर की थी। इसकी गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही एक अभियोग पंजीकृत किया गया थाना नकुड़ पर, क्योंकि इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा बात करी जा रही थी उसको थाना नकुड़ का अपने आप को निवासी बता रहा था। इसमें हमारी सर्विलांस की टीमें लगी और एसपी देहात साहब, सीओ नकुड़ साहब और साथ ही साथ जो है थाना पुलिस और सर्विलांस, इन टीमों ने बड़ा अच्छा योगदान इसमें किया। इसमें परसों एक व्यक्ति को स्थानीय रूप से जो नकुड़ का रहने वाला था उसको गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ कल ये गिरफ्तारी इस युवराज शर्मा नाम के व्यक्ति की हुई है। मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की अफवाहें इस वर्तमान परिस्थिति में फैलाना, पुलिस पूरी तरह से निष्पक्षता से देखिए कार्य कर रही है, शासन प्रशासन पूरी तरीके से निष्पक्षता से कार्य कर रहे हैं, लोगों को कोरोना से बचाने के लिए अपनी जान का जोखिम उठा रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार की बातों को वायरल करना, ऐसी बातें करना जो कि पूरी तरह तथ्य से परे है, जो कि झूठ है, जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, धार्मिक आधार पर विद्वेष उत्पन्न हो सकता है, ऐसी भावनाओं से बचें। जनता को भी मैं एक चीज कहूंगा कि इस प्रकार की बातें ना तो फोन पर करें, ना ये किसी प्रकार से भी प्रसारित करें और ना ही ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास करें। अन्यथा इसी प्रकार की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें कानूनी प्रोविजन से अट्रैक्ट हो जाते हैं और कार्रवाई की जाती है, इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज ये संत युवराज उर्फ युवराज शर्मा नाम के व्यक्ति को जेल भेजा जा रहा है। प्रयागराज विकासखंड करछना के अंतर्गत कोवा बराव स्थित केसरी एचपी गैस एजेंसी पर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र गृहस्थियों ने गृहिणियों के कनेक्शन अपने चहेतों में बांट दिए हैं, जिसके गंभीर आरोप पात्र गृहिणियों ने लगाए हैं। उनको पता तब चला जब कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारकों को निःशुल्क गैस सिलेंडर 3 महीने तक फ्री ही मिलेगा। गृहिणियों का आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जब सरकार द्वारा चालू की गई थी तब उन्होंने इस एजेंसी में आवेदन किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें बताया गया कि आप लोगों का कनेक्शन अस्वीकार कर दिया गया है। लेकिन वही अभी हाल कोरोना महामारी के समय निःशुल्क कनेक्शन धारकों के खातों में 792.5 सब्सिडी आने पर पता चला कि पूर्व में उज्ज्वला योजना के तहत किया गया आवेदनों को एजेंसी के कर्मियों द्वारा उनके निःशुल्क गैस सिलेंडर चूल्हा अपने चहेतों को दे दिए गए हैं। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि गैस एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारियों ने उक्त योजना का लाभ अपने घरों के सदस्यों के नाम पर उठा लिया है। कुछ कर्मचारी उज्ज्वला योजना कनेक्शन अपने भाई बहन, माता, रिश्तेदारों और चहेतों के हाथों में बेच दिया है और आवेदनकर्ताओं के फॉर्म के आधार और बैंक के अकाउंट नंबर बदल कर सब्सिडी अपने खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। वहीं पात्र गृहिणियों में शामिल बड़ी संख्या में महिलाओं ने गैस एजेंसी मालिक पर उज्ज्वला योजना के तहत आवेदन पर किसी दूसरे के हाथों उनके कनेक्शन को चूल्हा और सिलेंडर बेच लेने का और सब्सिडी ट्रांसफर किए जाने का संगीन आरोप लगाया। तो क्या होती है सब्सिडी? सब्सिडी अब क्या जाने, हम वहाँ के अधिकारी जाने कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? सब्सिडी 4 साल से मैं कराया हूँ कनेक्शन पैसे से, हमारे खाते में कभी 10 रुपया भी नहीं गया। जब जरूरत लगी पैसे की तो चेक कराया, उसमें कोई पैसा ही नहीं गया था कौवा गैस एजेंसी से। सब्सिडी का पैसा नहीं आया है? कभी नहीं आया, 4 साल हो गया। तो आपने वहाँ किसी कर्मचारी से पूछा कि हमारा सब्सिडी? वहाँ जो उनके जो मैनेजर वगैरह है उनसे कभी पूछे तो बोले कि चलो हो जाएगा, लेकिन ये कभी पता नहीं चला कि हो गया है कि नहीं। बोलते थे तो बताते थे कि हो आएगा पैसा। अब आया है कि नहीं सब्सिडी? अभी पैसा कुछ भी नहीं आया 4 साल से। क्या नाम है आपका? गुड्डू पासी। किसके नाम कनेक्शन है? किसके नाम कनेक्शन है? शंकर लाल भाटिया। गाँव क्या नाम है आपका?
कोरोना महामारी के दृष्टिगत पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने मेडिकल चौराहा, सुभाष चौराहा, बैरहाना चौराहा, हर्षवर्धन चौराहा, जीटी जवाहर चौराहे एवं शहर के अन्य स्थानों पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने हेतु बैरियर को सही ढंग से लगवाकर ई पास चेक करने एवं आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने तथा केवल आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों के आवागमन के संबंध में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए। मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र के गांव देवल में इंसानियत अभी जिंदा है। मुजफ्फरनगर थाना रामराज के गांव देवल में डायल 112 PRV 2241 के ड्राइवर प्रमोद कुमार व कांस्टेबल विकास कुमार ने रात्रि के लगभग 11:30 बजे गश्त के दौरान रोड से जंगल की ओर जाती 4 भैंस देखी। दोनों सिपाहियों ने बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें घेर लिया, जिसमें विकास कुमार द्वारा गाँव के राजा सोहल, संदीप, हरदीप, सूरज व अमित कुमार को फोन करके अपने पास बुलाया और भैंसों को पकड़वा कर एक जगह भंगवा दिया। तो जब अगले दिन पता किया गया तो मौसम पुत्र असगर व जाकिर पुत्र मोहम्मद उमर निवासी सिकंदरपुर की ये भैंस बताई गई, जिसे डायल 112 ने भैंस मालिकों से संपर्क करके पूरी घटना बताई। जिसके बाद भैंस मालिक गांव देवल पर बुलाए गए व भैंसों की पहचान कराकर उन्हें मालिकों को सौंप दिया गया। भैंस मालिकों ने बताया कि उनके पास लगभग 25 से 30 भैंसें हैं जो 22 तारीख को जंगल में चढ़ने गई थी, जिनमें 4 भैंसें वापस नहीं थी, जो कि 2 दिन बाद डायल 112 PRV 2241 की वजह से उनकी भैंसें मिली हैं। उन्होंने पुलिस का धन्यवाद अदा किया। तो ये 5-4 रोज हो गए। कैसे मिली आपको? ये 100 नंबर वालों से हमें पता लगा कि तुम्हारी भैंस है और वहाँ बंध रही फला जगह, हमने बंधवा रखे हैं, वे तुम्हारी भैंस मिल जाएगी चाहे जब आ जाओ। और भाई इंसानियत का तरीका जो है, इन्होंने बेचारों ने बहुत अच्छी तरह हमारी बैठ कर जब हम आए, हमने ढूंढी बाड़ी देखी, भाई इन्होंने कहा भाई ले जाओ, हमसे कुछ मांगा नहीं, लिया नहीं, दिया नहीं। इन्होंने तो ऐसी बात करी बहुत बढ़िया। और अभी तो भाई इंसानियत जिंदा है, अभी इस बात में कोई दोहराई नहीं है। जैसी हमें मिल गई और को भी ऐसी मिले, और कोई बात नहीं है। और जैसे चाचा लॉकडाउन चल रहा है, कितने लोग आए हो आप? हम 4 है जी। 4 आए हो? हाँ जी। क्या बाइक पे आए हो? 4 पे जी। 4 पे एक करके? हाँ जी। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मोदी जी ने जो कहा उसका पूरा ध्यान है? हाँ जी, दुपट्टा भी साथ ले रहे हम तो। साथ ले लगा नहीं रखा पर? नहीं, अब तक लगा रखा, अब तो बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं? हाँ। चलो, आपकी भैंस मिली, कितनी खुशी है आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे? बस और क्या कहना जी, इससे बढ़ती और क्या कहना। हमारी भैंस मिल गई, अल्लाह देना भी राजी खुशी रखा हमें भी। कोरोना संकट के दौरान गरीब व जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए समाजसेवी आगे आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के आवास विकास कॉलोनी के रहने वाली समाजसेविका रेशु त्यागी ने कॉलोनी के गरीब व मजदूर लोगों को पुलिस की मौजूदगी में राशन व जरूरत के सामान का वितरण करते हुए कहा कि कॉलोनी के किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर जनपद की आवास विकास कॉलोनी शाकुंतलम में रहने वाली समाज सेविका रेशु त्यागी पत्नी अनुज त्यागी निवासी गाँव मोरकुक्का थाना शाहपुर ने अपने आवास पर कॉलोनी के सैकड़ों से ज्यादा गरीब व जरूरतमंद लोगों को राशन व अन्य जरूरत की सामग्री का पुलिस की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंस के साथ वितरण किया। उन्होंने कहा कि कॉलोनी के किसी भी जरूरतमंद व मेहनत मजदूरी करने वाले को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में लगाए गए लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दिहाड़ीदार व मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति ही प्रभावित हुआ है। उन्होंने जनपद के लोगों से अपील की कि सभी जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आएं। ये लोग हमारे देश में लॉकडाउन के चलते हुए कुछ गरीब लोगों की मदद की गई है, उनको खाने का सामान दिया गया है। हमारे आवास विकास कॉलोनी से जुड़ी हुई एक काशीराम कॉलोनी है, जिस कॉलोनी में कुछ परिवार ऐसे हैं जो रोज ही कमाते हैं, रोज ही खाते हैं, जैसे रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। वो सब लॉकडाउन के कारण बंद है, इसलिए उनको घर चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए हमने कुछ राशन वितरण किया है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी के निर्देश अनुसार ये अपील की गई है कि घर में रहें और सुरक्षित रहें, तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। और जो भाई लोग इस सेवा को कर सकते हैं वो गरीब लोगों तक ये सेवा जरूर पहुंचाएं, उनको राशन वितरण करें। और मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से एक और अपील है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, संविधान कर्मचारी हैं, प्राइवेट स्तर पर जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो इस महामारी को झेल सकते हैं लेकिन बेरोजगारी को नहीं झेल सकते। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि जो जहां है वो उसी तरह नौकरी करता रहे और सबको उनका मानदेय टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लॉकडाउन के दौरान एक एक वाहन व व्यक्ति को चेक किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस हर चेक पोस्ट पर बिना किसी आइडेंटिटी व पास के किसी को जाने नहीं दे रही, जिसके चलते हर एक व्यक्ति को चेक किया जा रहा है। गाड़ियाँ बिना पास के बिना उसके अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति बैठा हुआ है तो उनकी जो कार्रवाई की जा रही है एमडीएफ के चलान वगैरह की जा रही है। जी, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब ये पर डे जो आप लोग एक व्यक्ति को समझा रहे हैं कि आप कोरोना रहते हैं और डिस्टेंस रखें, तो सोशल डिस्टेंस के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं पब्लिक को? एग्जैक्टली, जो भी आ रहा है उनको एक जानकारी कम दे रहे हैं। जैसे अपने बच्चों को लेके नहीं करते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चों को लेके उसका ध्यान ले जा रहा है, कभी अपनी मम्मी के यहाँ जा रही है, कभी अपनी मौसी के यहाँ जा रही है, तो उन्हें उनकी जानकारी दे रहे हैं। छोटे बच्चों को तो कहीं ना निकाले, है ना, क्योंकि छोटे बच्चों को तो और हो जाएगा ये सब। वो लेने जानकारी हम जितना हो सके अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं इन लोगों को, जिनको समझ आ रही है उनको आ रही है। और ये चीज़ हो रहा है कि आप यहाँ पर जो चलान कर रहा है मैं देख रहा हूँ, तो काफ़ी लोग बहसबाजी भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो उनको क्या मतलब किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं? हैंडल हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उनको जागरूक करने की, उन्हें बता रहे हैं कि क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। समझ आ जाता है, किसी को नहीं आता है, बाकी कार्रवाई अपनी तरफ से कर रहे हैं। बहुत लोगों को समझ जाते हो कि बता रहे हैं कि अगर ये हो जाएगा तुम्हारे, अगर ऐसी फालतू में निकलोगे तो आपको भी संक्रमित हो सकते हैं आप लोग। बस यही है। चलिए, आपने देखा कि यहाँ पर किशन नगर चौक पे जो है किस तरीके से तैनात उत्तराखंड देहरादून के जीएसएम रोड देहरादून में फंसे हुए मजदूरों को सुभाष चौधरी व उनकी पत्नी द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है। जहां एक तरफ देहरादून उत्तराखंड में लॉकडाउन के चलते बंद कामकाज में प्रतिदिन खाने कमाने वाले लोगों के सामने परेशानियों का संकट खड़ा हो गया है, वहीं सुभाष चौधरी व उनकी पत्नी ऐसे लोगों की मदद करने निकल पड़े हैं जो लोग असहाय गरीब मजदूर हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि हम प्रतिदिन गरीब मजदूर लोगों की मदद कर रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहा है हम उतनी मदद गरीबों के लिए कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो लोग उद्योगपति हैं वह लोगों की मदद कर सकते हैं, जिससे जितना हो पाए उतनी मदद करें, बिना किसी जाति धर्म को देखते हुए इन लोगों को राशन देकर उनकी मदद करने का काम करें। आप दोनों को देखा कि आप रोड पर देखकर जो है मजदूरों को राशन बांट रहे हैं, ना उसकी जाति देख रहे हैं, ना उसका धर्म देख रहे हैं। आप जो है एक बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो यही है कि ऐसी इस घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में जितना भी सब लोगों को और भी जितना हो सकता है जैसे आप जैसे लोग और आ जाएंगे, हम जैसे जितने भी लोग जितना जो सक्षम है जितना भी कर सकते हैं लोगों की ऐसी बुरे टाइम में। उत्तराखंड के देहरादून में बाहर से आ रहे लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। वहीं देहरादून के क्षेत्रीय लोगों को जमातियों के नाम पर 14 दिनों के लिए सुद्धवाला स्थित सेंटर में क्वारंटाइन किया गया था, जिनकी रिपोर्ट 14 दिन बाद नेगेटिव आई थी। इसके बावजूद उन्हें घर वापस नहीं भेजा गया, बल्कि उन्हें मदरसा सहसपुर ढाकी में रखा गया। जैसे इसकी सूचना आजाद अली, अनीस प्रधान, मौलाना अब्बास, सुरेंद्र प्रधान व अन्य लोगों को हुई तो उन्होंने अधिकारियों और क्षेत्र के लोगों के बीच संपर्क साधते हुए बातचीत कर जमातियों को उनके संख्या के अनुसार 20 लोगों को घर भेज दिया। कोरोना जैसी अंतर्राष्ट्रीय महामारी के बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत के संयुक्त निर्देशन में लॉकडाउन का पालन आम जनता द्वारा किया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन की अवधि में जहां जरूरत की आपूर्ति की जा रही है, वहीं निर्माण मजदूरों को भी छूट दी गई है और धर्मनगरी हरिद्वार कुंभ मेला 2021 के स्थायी कार्यों, सड़कों, भवन इत्यादि क्षेत्रों के कार्यों को तीव्र गति देने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के ऑल वेदर रोड रेल निर्माण कार्य को गति देना उत्तराखंड के विकास निर्माण कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व केंद्र सरकार से मांग की है कि कुंभ मेला 2021 में गंगा समेत सहायक नदियों खनन चुगान की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि उत्तराखंड के विकास के कार्य जो पहले से चल रहे हैं उनको और गति प्रदान हो सके। देना चाहता हूं राज्य सरकार का कि निश्चित रूप से कुंभ के कार्यों को देखते हुए जिस प्रकार से कुंभ के कार्यों के लिए और जीवी निर्माण के कार्य हैं, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो अनुमति दी गई है
निश्चित रूप से वो कार्य होने चाहिए। साथ ही आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे नदियों का जो चुगान है, जिसमें गंगा जी है, मंदाकिनी है, अन्य नदियां, अन्य गधेरे हैं उत्तराखंड के अंदर, जिनमें चुगान होना चाहिए। अगर यदि चुगान नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि जो आने वाले टाइम बरसात के दिनों के जो होंगे, मैं समझता हूं वहां पर आसपास के क्षेत्रों के अंदर एक नुकसान होगा लोगों का, और नुकसान होगा। वैसे ही हम लोग इस कोरोना वायरस की जंग के अंदर बहुत सी सारी चुनौतियों के साथ में राज्य सरकार गुजर रही है, स्थानीय नागरिक गुजर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पहले तो चुगान की अनुमति दी जानी चाहिए और स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए। रही चोरी अगर हो रही है तो उसके लिए आप कानून बनाएं, उसके लिए सख्ताई करें। एक ऐसी कमेटी का आप गठन करें जिसमें जनप्रतिनिधि हो, जिसमें हमारे पर्यावरणविद हो, उन लोगों को साथ लेकर चुगान की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि लोगों के जिनके मकान अधूरे पड़े हुए हैं उनके मकान के कार्य पूरे हो सके। कुंभ मेले की सड़कें बननी है, कुंभ मेले के भवनों का निर्माण होना है, बहुत सी ज़्यादा जरूरत है जहाँ पर रेत बजरी की आवश्यकता पड़ती है, उसको दृष्टिगत से मैं समझता हूँ खनन की अनुमति दी जाना एक प्राथमिकता के आधार पर उचित कदम होगा उत्तराखंड के लिए। कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं संपूर्ण देश में लॉकडाउन ने कोरोना वायरस की इस चैन को तोड़ने का एक सार्थक प्रयास भी किया है। पर इस लॉकडाउन के चलते मिडिल क्लास और आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर तबके के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो पाई है। सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि गरीब और मजदूर तबके के लोगों के पास हर संभव मदद पहुँचाई जा सके, परंतु कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अब भुखमरी की कगार पर पहुँच गए हैं। इसी का जीता जागता नजारा मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहाँ एक 13 साल की मासूम लड़की अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ई रिक्शा चलाकर मजदूरी कर रही है। मासूम लड़की के परिवार में एक अपाहिज बाप और 5 बहनें हैं, जिसमें यह लड़की सबसे बड़ी है और अब परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। दरअसल मामला खतौली क्षेत्र का है, जहाँ एक 13 साल की मासूम बच्ची समरीन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने और परिवार के भरण पोषण के लिए ई रिक्शा चलाकर लॉकडाउन में भी मजदूरी करने को विवश है। लॉकडाउन के चलते जब परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी तो संकट की इस घड़ी में परिवार की सबसे बड़ी और लाडली बेटी ने आगे आकर जिम्मेदारी संभाली और सुबह 3 घंटे लॉकडाउन में मिलने वाली छूट में ई रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करने का निर्णय लिया। मोहल्ला सदीक नगर के रहने वाले जरीफ के परिवार का लॉकडाउन के चलते जब घर खर्च का चलाना मुश्किल हो गया तो घर की सबसे बड़ी बेटी समरीन ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घर का खर्च उठाने का निर्णय लिया और शासन द्वारा मिली सुबह 6 से 9 के बीच 3 घंटों की छूट में ई रिक्शा चलाकर घर का खर्च उठाने का निर्णय लिया, जिससे वह कुछ रुपया कमाकर अपने पिता का सहारा और परिवार का पालन पोषण कर सके। हर कोई आज इस मासूम के जज्बे को सलाम कर रहा है और यह कहता नजर आ रहा है कि वाकई में बेटियां बेटों से कम नहीं है। मेरे पापा पैसा अपाहिज है, इस वजह से चला रही हूँ क्योंकि हमारे घर में कोई करने वाला नहीं है। 5 बहन है, अरे भाई है छोटा सा। जब जनता ने हमारी मदद नहीं करी इस वजह से हमने मेट्रो उठाई। कितना दिन हुआ आपको अभी? 5 दिन हो गया। सरकार की तरफ से भी आपको कोई मदद नहीं है? जैसे सरकार दावा कर रही है घर घर राशन पहुंचा रही है। जी नहीं, कोई नहीं पहुंचा रही। आपके यहाँ राशन नहीं आया? नहीं आया। तो अब आप ही अपने घर का खर्च उठा रहे हैं? हम उठा रहे हैं अपना खर्च। हरियाणा से आज सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर बागपत पहुंचे, जहां मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया। बागपत में बने प्रवासी मजदूर स्वागत केंद्र में मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा और एक दूसरे से सटकर खड़े और बैठे रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरों में देखिए किस तरह से सैकड़ों की संख्या में मजदूर एक दूसरे से सटे होकर खड़े हैं। इस तरह से सटकर खड़े होना और बैठना सीधा कोरोना के खतरे को न्योता देना जैसा है। लेकिन इस दौरान मजदूरों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पहले घर जाने की होड़ में सोशल डिस्टेंस का जमकर उल्लंघन किया। इस दौरान बागपत के प्रशासन के आला अधिकारी भी स्वागत केंद्र में मौजूद रहे और उन्होंने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दरअसल हरियाणा से सैकड़ों की संख्या में मजदूर बागपत के स्वागत केंद्र पर पहुंचे, जहां से उन्हें उनके गंतव्य पर रवाना करना था। लेकिन बसों में हुई देरी के कारण मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज नहीं किया और सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन करते हुए मजदूर एक दूसरे से सटकर खड़े रहे। अधिकारियों की लिस्ट में नाम नोट कराने के दौरान भी मजदूर एक दूसरे से मिलकर खड़े रहे और एक मजदूर ने बताया कि भीड़ ज्यादा होने के कारण ऐसा हुआ है। हर आदमी अपने घर जाने की जल्दी की कोशिश कर रहा है, लेकिन बस मैनेजमेंट में देरी के कारण लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल बैठे। क्या नाम है आपका? जी हरिओम नाम है। अच्छा, कहाँ से आए? जी पानीपत से आए हैं। अब कहाँ पे हो?
जी बागपत में है। अच्छा, क्या स्थिति है? स्थिति सर यही है कि 2 घंटे पहले बस लगी थी संभल के लिए, संभल जाना है, तो उसमें ओवर हो गए थे इसलिए निकाल दिया गया। अभी 2 घंटे में बस नहीं लग पा रही है और बारी बारी से देरी से बस जा रही हैं, ठीक से जल्दी सफाई नहीं हो पा रही है। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें, क्या स्थिति है? बहुत सारे इसलिए तो गलत है कि जल्दी किया जाए उसकी तरफ से। तो भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही है। हाँ, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही है काफ़ी। अच्छा, इसको जल्दी भेज दिया जाए काम करके से जल्दी से। तो इस भीड़ भाड़ से किस तरह बचाव कर रहे हैं आप यहाँ पे? अब जी कुछ लोग तो सटे हैं, कैसे दूर रहना चाहिए हम लोगों को, इकट्ठे नहीं रहना चाहिए, फिर भी यहाँ पर सटे लोग रह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जबकि वैसे जनपद शामली में दबंग युवक की दबंगई देखने को मिली। आरोपी दबंग युवक ने 2 सगे भाइयों को चाकू मारकर घायल कर दिया। आरोपी की दबंग युवक ने युवती से छेड़छाड़ की थी, जिसका विरोध युवती के 2 भाइयों ने किया और शिकायत देकर आरोपी के घर पहुंच गए, जहां पर आरोपी ने युवती के दोनों भाइयों के पेट में चाकू घोंप दिया और मौके से भाग निकला। वारदात के बाद गाँव में हड़कंप मच गया और इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गयी। मामला 2 समुदाय से जुड़ा हुआ है, जिससे गाँव में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुँच गया और घायलों को कांधला CSC में भर्ती कराया गया, जहाँ से दोनों की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर जिला मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया गया। इनका कुछ आपस का झगड़ा था वहाँ पे गांव में, तो दोनों को चोट लगी, एक को थोड़ा ज़्यादा चोट लगी और उसका कहना है कि उसको चाकू से वार किया गया। देखने में भी ऐसे लग रहा है, लेकिन हमने उसको एहतियातन अभी फर्स्ट एड देके मुजफ्फरनगर के लिए रेफर कर दिया है। बाकी जो सर्जन को ओपिनियन होगा उसके अकॉर्डिंग फिर आगे सप्लीमेंट्री भी बनेगी उसकी। कहाँ के लिए? मुजफ्फरनगर के लिए। जो चोट लगी है क्या गंभीर चोट है? हाँ, गंभीर, ऐसा लगा गंभीर चोट है क्योंकि उसमें ब्लीडिंग काफ़ी हो रही है। किस चीज़ से संभव है चोट? हो सकता है कि धारदार हथियार से भी लगी हो। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के साथ ही सितारगंज क्षेत्र में भी मौसम ने करवट ली। मौसम सुहावना हो गया। वहीं किसानों की कुछ गेहूं की खड़ी फसल व भूसा न बन पाने से नुकसान हुआ है, तो वहीं कुछ किसानों के गर्मी के लगे धान की फसल में पानी लगने से चेहरे खिल उठे। उधम सिंह नगर जनपद के साथ ही सितारगंज क्षेत्र में भी आज सुबह मौसम ने अचानक बादलों में काली घटाओं के साथ और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू होने के कुछ किसानों की गेहूं की खड़ी फसलों में नुकसान हुआ, तो वहीं दुधारू गायों व भैंसों के आहार के लिए बनने वाले गेहूं की नलाई से भूसे को भारी नुकसान होना तय है। किसानों का कहना है कि जो गेहूं नहीं कट पाए हैं उनको भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही जो गेहूं कटाई के बाद नलाई या भूसा आदि खेतों में पड़े हैं उनको भी भारी नुकसान बरसात से हो सकता है, जिससे किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। तो वहीं जिनकी चैनी गर्मी का धान लगा हुआ है तो उनको बरसात का पानी मिलने से किसान खुश भी हैं। इसलिए कहा जाए तो किसानों को भारी नुकसान तो हुआ ही है, तो कुछ किसानों को भारी फायदा भी हुआ है। जनपद मेरठ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव सैफपुर फिरोजपुर के निकट हरियाली पेट्रोल पंप के सामने बीती रात सड़क पे बने गड्ढों में बाइक फिसलने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को हस्तिनापुर CSC पर भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया तो दूसरे को उपचार के लिए जिला मेरठ के अस्पताल में भर्ती करा दिया। युवक की मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हरियाली पेट्रोल पंप के सामने काफी दिनों से सड़क के बीचों बीच काफी बड़े और चौड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आए दिन हरियाली पेट्रोल पंप के सामने हादसे होते रहते हैं। शनिवार की रात बाइक सवार अनिल शर्मा पुत्र हरिकेश शर्मा निवासी मोहल्ला धर्म कांटा वाली गली नमक मंडी मीरापुर व अनिल पुत्र मदन गांव टंडेड़ा बहसोमा से मीरापुर की ओर अपनी बाइक पर जा रहे थे। जैसे ही बाइक सवार हरियाली पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे तो बाइक का पहिया गड्ढे में पड़ने से बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर रामराज चौकी इंचार्ज अमर सिंह दोनों घायलों को उपचार के लिए हस्तिनापुर CSC पर भर्ती कराया, जहाँ देखते ही चिकित्सकों ने अनिल शर्मा पुत्र हरिकेश शर्मा को मृत घोषित कर दिया। वह दूसरा युवक अनिल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। हमारे यहाँ पर NH 119 पर हरियाली पेट्रोल पंप के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है, जिसका कारण ग्राम पंचायत की पानी की निकासी का कारण है। ग्राम पंचायत के जो पानी है, गांव का जो पानी है, उसकी सही निकासी ना होने के कारण वहाँ पर खड्डा बना हुआ है, जिस वजह से रोज़ाना वहाँ पर 1-2 एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट होने के बाद कोई ना कोई 1-2 व्यक्ति रोज कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या मर जाता है। हम लोगों ने इस विषय में संबंधित अधिकारी ग्राम पंचायत वगैरह को अवगत करा रखा है
सब लोग अपने अपने प्रयास ग्राम पंचायत जैसे करते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, जिस कारण आज रात की ही एक घटना है। 2 व्यक्ति मेरठ की तरफ से मीरापुर जा रहे थे, उस खड्डे में ही उनकी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ और जिसमें कि एक व्यक्ति हमारी यहाँ की पुलिस ने तत्परता दिखाकर दोनों व्यक्तियों को हस्तिनापुर अस्पताल में पहुँचाया, जिसमें से एक व्यक्ति हस्तिनापुर अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। तो मेरा तो सिर्फ यही अनुरोध है कि उस खड्डे की वजह से रोज किसी न किसी घर का चिराग बुझ रहा है और हर रोजाना किसी के घर का कोई मुखिया, कोई बच्चा, कोई ना कोई लील रहा है वो गड्ढा। तो संबंधित विभाग उसमें एक्टिविटी दिखाएं जिससे कि रोज कोई ना कोई जान बच सके। मुजफ्फरनगर की रामराज पुलिस ने गांव आलमपुर के जंगल में छापा मारकर कच्ची शराब बनाने की भट्टी को नष्ट कर दिया तथा भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब बनाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रामराज एसटीओ सत्येंद्र नागर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांव आलमपुर के जंगल में एक व्यक्ति कच्ची शराब बनाने की भट्टी चलाकर अपमिश्रित शराब बना रहा है, जिस पर एसटीओ सत्येंद्र नागर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम के साथ छापेमारी की तो यहाँ से भट्टी चला रहे आरोपियों ने जंगल में भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए मौके से जनपद मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के मोहल्ला बुद्धनगर रामराज निवासी कुलवंत सिंह पुत्र माखन सिंह व शिव कुमार पुत्र रोहतास निवासी मोहल्ला आर्यनगर थाना रामराज बहसुमा को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को मीरापुर कस्बे के मोहल्ला मुश्तरके की इमलिया मस्जिद में ठहरी कर्नाटक की जमात में शामिल 3 जमातियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मचने के साथ ही पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने भी हड़कंप मच गया था। एसडीएम जानसठ कुलदीप मीणा, सीओ शकील अहमद व मीरापुर इंस्पेक्टर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तथा सभी जमातियों को अस्पताल व क्वारंटाइन सेंटर पर भिजवाने के बाद रात्रि में ही मीरापुर के मोहल्ला मुश्तरक की इस गली को बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया। गली में आने वाले चारों रास्तों को पुलिस ने बंद कर मोहल्ले के लोगों से घरों में रहने की अपील की, किंतु काफी संख्या में गली के बाहर जाने के लिए महिला व पुरुष पुलिस के साथ बहस करते दिखाई दिए। बाद में पुलिस द्वारा मामूली सख्ती किए जाने पर लोग अपने अपने घरों में कैद हुए। वहीं दूसरी तरफ हॉटस्पॉट वाली गली में लोगों को सब्जी आपूर्ति के लिए पुलिस ने केवल 5 धारक एक सब्जी को ही गली के भीतर जाने दिया। कुछ समय बाद उसे भी गली से बाहर भेज दिया गया। इसके अलावा पूरे कस्बे का बाजार अन्य दिन की भांति सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुला तथा बाजार में रोजाना की तरह लोगों की भीड़ खरीदारी के लिए उमड़ पड़ी। तेज तूफान के साथ शुरू हुई भारी वर्षा ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी। किसानों के खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल व भूसा बर्बाद हो गया। वहीं भारी वर्षा के चलते मीरापुर की समस्त सड़कें जलमग्न हो गई। कई मोहल्लों के लोगों के घरों में पानी भर गया। रविवार की सुबह करीब 10 बजे मीरापुर क्षेत्र में अचानक बादलों में घनघोर घटा छा गई तथा तेज तूफान के शुरू होने से मौसम में परिवर्तन हो गया। दिन होने के बावजूद अचानक शाम सी लगने लगी। कुछ ही देर में तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो गई, जिसमें खेतों में कई फुट वर्षा का पानी भर गया। बारिश से खेत जलमग्न हो गए। तेज वर्षा से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। किसानों के खेतों में कटी पड़ी अधिकांश गेहूं की फसल बर्बाद हो गई व पशुओं का खेतों में पड़ा भूसा भारी रूप से बर्बाद हो गया। किसानों को अचानक आई बारिश से भारी नुकसान हो गया। वहीं दूसरी तरफ करीब 2 घंटे पड़ी बारिश ने नगर पंचायत की पूरी पोल खोल कर रख दी। कुछ ही देर में कस्बे की समस्त मुख्य सड़कों पर कई फुट पानी भर गया तथा सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गयी। रविवार सुबह को आंधी तूफान के बीच हुई बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया। बर्बादी की बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बेरहम मौसम ने एक बार फिर धरती के अन्नदाता को रोने पर विवश कर दिया। खेतों में पड़ी फसल उड़ गई और खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। पानी और ओलों से फसलों की हुई बर्बादी देखकर किसान सहम गए। मौसम के बिगड़े मिजाज के बीच आई आंधी पानी ने जमकर तबाही मचाई। कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। पुरकाजी ब्लॉक क्षेत्र के अब्दलपुर, सुवाहेड़ी, बोराहेड़ी, गोधना, हरिनगर, भोजाहेड़ी, हरेटी, शेरपुर समेत दर्जन भर गाँवों में बारिश के साथ साथ कहीं कहीं ओले भी गिरे। खेतों में तैयार गेहूं व दलहनी, तिलहनी व आदि फसलों को भारी नुकसान हुआ। आंधी पानी से खेतों में खड़ी फसल गिर गई तो कटी पड़ी फसलें भीग गई और बर्बाद हो गई। बारिश ने फसलों पर जमकर कहर बरपाया। गेहूं की कटाई ठप है। बर्बाद फसलों को देखकर बेटी का विवाह, मकान की मरम्मत, बैंक का कर्ज और बच्चे की साइकिल खरीदने की सोच पाल रहे किसानों के सपनों पर पत्थर पड़ गया। सामने खेतों में बर्बाद फसल को देखकर रोने के सिवाय उसके लिए कोई चारा नहीं बचा है। 31
75,422 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर की गई थी, जो लक्ष्य के सापेक्ष 100.07% रहा। चना, मटर, मसूर और अरहर की फसल की बुआई ने रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसे में बेवक्त ओलावृष्टि और अतिवृष्टि ने किसानों की आर्थिक रीढ़ तोड़कर रख दी है। कभी सूखा तो कभी बाढ़ तो कभी लॉकडाउन के मारे किसानों के अरमानों पर अब बारिश ने पानी फेर दिया है। ये भी खत्म गए, सब खत्म हो गया मामला। अच्छा, बारिश कैसे हुई? अरे बहुत तगड़ी बारिश हुई, सालों से बारिश देख के ऐसी। अब आप जो आपने बैंक से कृषि कार्ड ले रखा उसका क्या होगा? बस क्या होगा, तो जमीन जा गया, हम जाएंगे जेल। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।